उसके आसपास की दुनिया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। फिर उसने वू ज़ेंगकोंग को देखा। वू ज़ेंगकोंग का सफ़ेद चोगा जगह जगह से फटा हुआ था और वो हाँफता हुआ खड़ा था, अपनी स्काई फ्रॉस्ट तलवार को छड़ी की तरह सहारा बनाए हुए। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे। ऐसा दृश्य तांग वुलिन ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। फिर भी अपनी चोटों और थकान के बावजूद वो अब भी सीधा खड़ा था। आगे देखने पर तांग वुलिन ने महसूस किया कि उनके चारों ओर दर्जन भर आत्मा पशु घेरा बनाए हुए थे और जमीन पर कई पशुओं की लाशें पड़ी थीं। वो मेरी रक्षा कर रहा है। क्या हम अब भी स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में हैं? गुरु वू, तांग वुलिन ने कमजोर स्वर में पुकारा। वू ज़ेंगकोंग के शरीर में एक झटका सा दौड़ गया और उसने पीछे मुड़कर देखा। हालांकि वू ज़ेंगकोंग की हालत दयनीय थी, लेकिन तांग वुलिन की स्थिति उससे कहीं अधिक भयावह थी। उसकी आंखों, कानों, नासा छिद्रों और मुंह से खून की पतली धाराएं रिस रही थीं। तुम होश में आ गए? वू ज़ेंगकोंग दौड़कर तांग वुलिन के पास पहुंचा। उसकी आंखों में जमी बर्फ पिघल गई और उसकी जगह तीव्र आत्मग्लानि ने ले ली, मगर तांग वुलिन ने ये सब नहीं देखा। उसका मन अभी भी धुंधला था। तांग वुलिन बस इतना ही बोल पाया। वू ज़ेंगकोंग ने आदेश दिया, हम लौट रहे हैं। उसने गहरी सांस ली। उसे राहत थी कि तांग वुलिन जीवित था। भले ही उसे पूरी तरह ठीक होने में समय लगे, लेकिन जब तक वो जिंदा है सब ठीक है। उसने तांग वुलिन के हाथ की पीठ पर लगे एस्केप बटन को दबाया और फिर अपना बटन दबाया। दोनों तुरंत प्रकाश की एक किरण के साथ गायब हो गए। कांच का ढक्कन धीरे धीरे खुलने पर भी तांग वुलिन निश्चल पड़ा रहा। स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म से बाहर आने के बाद भी उसके मन की धुंध छटी नहीं थी, बल्कि और गहरी हो गई थी। उसका शरीर भारी लग रहा था और वो हिलडुल भी नहीं पा रहा था। उसके बगल वाले कंटेनर का कांच का ढक्कन खुला और वो ज़ेंगकोंग बाहर निकला। वो तुरंत तांग वुलिन के पास पहुंचा और उसे बाहर उठाया। इस समय तांग वुलिन की हालत बिल्कुल कपड़े की गुड़िया जैसी थी। उसके हाथ पैर इतने निर्बल थे कि वो पूरी तरह दूसरों के सहारे था। वू ज़ेंगकोंग ने उसे कपड़े पहनाए, फिर स्वयं कपड़े पहने। तांग वुलिन के ढीले शरीर को सावधानी से उठाकर वू ज़ेंगकोंग ने उसे अपनी पीठ पर लाद लिया। उसने बहुत ज्यादा आत्मिक ऊर्जा अवशोषित कर ली है, क्या जांच की जरूरत है? एक स्टाफ सदस्य ने पूछा। वू ज़ेंगकोंग ने सिर हिलाया। जरूरत नहीं, मैं ही उसका ख्याल रख लूंगा। जब वो जागेगा सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बार यहाँ से जाने के बाद ये स्पिरिट पगोडा की जिम्मेदारी नहीं रहेगी, स्टाफ सदस्य ने चेतावनी दी। वू ज़ेंगकोंग ने सिर हिलाया और तांग वुलिन को पीठ पर उठाए स्पिरिट पगोडा से बाहर निकल गया। उसका इरादा स्पिरिट पगोडा के बाद सीधे ईस्ट सी शहर लौटना था, लेकिन अब उसे एक सराय में एक रात और रुकना पड़ा। इस समय तांग वुलिन के लिए अचानक आई ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाना जरूरी था, वरना बाद में दुष्प्रभाव सामने आ सकते थे। तांग वुलिन का मन अभी भी धुंधला था, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही वो सो गया। वू ज़ेंगकोंग भी विश्राम का इच्छुक था। स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में पूरे दिन की कठिनाइयों के बाद उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। ये अनुभव उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण रहा था। मध्य स्तर में बहुत कम पशु ऐसे थे जो उसे खतरा पहुंचा सके, फिर भी आज वो एक ऐसे से टकरा गए थे। थ्री आइड डेमन एप की सबसे बड़ी विशेषता उसकी आध्यात्मिक गुण थी। वो न केवल आध्यात्मिक आक्रमण कर सकता था, बल्कि उसकी बुद्धि भी अपने समकक्षों से कहीं अधिक थी। फिर भी उसे हराना उसके लिए बहुत कठिन नहीं था। जिसकी उसने कभी कल्पना की थी वो ये कि आध्यात्मिक आक्रमण के बाद मन के प्रतिघात के समय उससे इतनी बड़ी चूक हो जाएगी। यदि उस ऊर्जा को तांग वुलिन ने अवशोषित न किया होता तो परिणाम कहीं अधिक भयानक होते। पूरी रात के विश्राम के बाद तांग वुलिन जागा, लेकिन उसका मन अभी भी धुंधला था और वो अपने शरीर में आए बदलावों को महसूस नहीं कर पा रहा था। अब कुछ बेहतर महसूस कर रहे हैं? वू ज़ेंगकोंग ने पूछा। तांग वुलिन ने मुश्किल से सिर हिलाया। अब उसे अपने शरीर पर थोड़ा बहुत नियंत्रण वापस मिल गया था। वू ज़ेंगकोंग ने उसे बैठने में मदद की। तुम्हारे मन पर जोरदार आघात हुआ है, ठीक होने में समय लगेगा। मुझे पता है कि अभी तुम्हें काफ़ी पीड़ा है, लेकिन तुम्हें अपनी पर्पल डेमन आइज की साधना करनी ही होगी ताकि आत्मिक शक्ति संतुलित हो सके, नहीं तो कुछ अवशिष्ट प्रभाव रह जाएंगे। ठीक है, तांग वुलिन ने बिना हिचक हामी भरी। वू ज़ेंगकोंग उसके पीछे बैठ गया। उसने एक हथेली तांग वुलिन की पीठ पर और दूसरी उसके सिर के पीछे रखी। आत्मा शक्ति की एक सौम्य धारा तांग वुलिन के शरीर में प्रवाहित हुई, जिससे पर्पल डेमन आइज की साधना में सहायता मिली। सामान्यतः तांग वुलिन को साधना कठिन नहीं लगती थी, लेकिन इस समय वो अपनी आत्मा शक्ति को नियंत्रित करने में परेशानी अनुभव कर रहा था। वू ज़ेंगकोंग की मदद के बिना वो इस अवस्था में आत्मा शक्ति को ठीक से संचालित नहीं कर पाता।
उसने मिस्टीरियस हेवन मेथड के अनुसार आत्मा शक्ति को प्रवाहित किया, जो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में भरने लगी। गर्माहट फैली और उसकी जीवन शक्ति लौटने लगी। उनकी विशाल आत्मा शक्ति के अंतर के कारण तांग बुलिन को मार्गदर्शन देने में वू ज़ैंगकॉन्ग को लगभग कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। पूरे एक दिन मिस्टीरियस हेवन मेथड की साधना के बाद वो पर्पल डेमन आइज का अभ्यास कर सका। उसका शरीर तरोताज़ा हो गया और मन स्पष्ट होने लगा, जिसे गहरी शांति मिली। धीरे धीरे तांग बुलिन का कष्ट कम होने लगा और उसका मन शरीर सामान्य अवस्था में लौट आया। कुछ और चक्रों के बाद वो स्वयं साधना करने में सक्षम हो गया। वू ज़ैंगकॉन्ग ने अपने हाथ हटा लिए और लंबी सांस ली। ये बच्चा सचमुच एक प्रतिभाशाली है। 2000 साल से भी अधिक उम्र वाली आत्मा को कौन सहन कर सकता है? तांग बुलिन का आध्यात्मिक संसार मुश्किल से इतनी ऊर्जा को समेट पा रहा था, लेकिन उसका शरीर पर्याप्त रूप से सुदृढ़ था। इस प्रक्रिया के दौरान उसकी आत्मा शक्ति भी परिष्कृत हुई और वो अब रैंक 16 पर पहुंच गया था। हालांकि उसकी स्पिरिट सोल अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी। अपर्याप्त आत्मिक शक्ति के कारण इस प्रक्रिया को पूरा होने में और समय लगेगा। इस दौरान खतरे की छाया बनी हुई थी, इसलिए दोनों को वहीं रुककर प्रतीक्षा करनी पड़ी। विकास पूरा होने के बाद भी उन्हें लगातार तांग बुलिन की स्थिति की जांच करनी थी। अप्रत्याशित रूप से वे पूरे एक सप्ताह तक वहीं रुके। तांग बुलिन लगातार ध्यान में लीन रहा। तीसरे दिन उसके शरीर पर सुनहरी आभा प्रकट हुई। ये स्पिरिट सोल के विकास की शुरुआत का संकेत था। सुनहरी रोशनी उसकी सांसों के साथ गूंजने लगी और धीरे धीरे बदलने लगी। पहली स्पिरिट सोल अपग्रेड की तुलना में इस बार परिवर्तन कहीं अधिक स्पष्ट थे। सुनहरी रोशनी 1 फुट तक बढ़ गई, उसके शल्क हल्के से उठ गए और उन पर चमकदार पारदर्शी आभा आ गई। उसका पूरा शरीर अब फीके सुनहरे रंग का था, जबकि उसके सिर पर 2 छोटे बिंदु उभर आए। उस पर बनी सुनहरी नसों की आकृति और भी स्पष्ट हो गई। विकास के साथ साथ उसकी चमकदार आंखों में बैंगनी आभा झलकने लगी। इतने कम समय में वो 10 वर्षीय से 100 वर्षीय फिर 1000 वर्षीय स्पिरिट सोल बन गया। ऐसा लगा मानो गोल्ड लाइट ने नया जन्म लिया हो। अब उसकी आभा पहले से बिल्कुल अलग थी। हर सांस के साथ तांग बुलिन पर उकेरी गई सुनहरी नसों की आकृति और चमक उठती। 4 दिन बाद जब स्पिरिट सोल का विकास पूरा हुआ और तांग बुलिन ध्यान से जागा, तो उसमें एक सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट परिवर्तन आ चुका था। उसकी त्वचा और भी अधिक गोरी और दमकने लगी थी। उसकी लंबाई कम से कम 3 सेंटीमीटर बढ़ गई थी। उसकी आंखें मानो चमक रही थीं और उसकी आभा पूरी तरह बदल चुकी थी। तांग बुलिन इन परिवर्तनों को भली भांति महसूस कर पा रहा था। उसने ये भी पाया कि मिस्टीरियस हेवन मेथड का अभ्यास करते समय उसके दांतियन में आत्मा शक्ति का एक छोटा सा भंवर बनने लगा। जब ये भंवर प्रकट होता तो उसकी साधना और पुनर्प्राप्ति दोनों की गति काफी बढ़ जाती। ये भंवर उसकी आत्मा शक्ति को संपीड़ित कर रहा था और उसके दंत्यन में लगभग कोई जगह ही नहीं घेर रहा था। कड़वाहट समाप्त हो चुकी थी और तांग बुलिन की जागते ही मिठास शुरू हो गई। हमें अब चलना चाहिए। 1 हफ्ते की देरी के कारण उनकी 1 महीने की छुट्टी पहले ही खत्म हो चुकी थी। वास्तव में एक शिक्षक होने के नाते वू ज़ैंगकॉन्ग को छात्रों से कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट करना चाहिए था और वो पहले से ही देर कर चुके थे। शिक्षक वू, धन्यवाद। आत्मा ट्रेन स्टेशन की ओर जाते हुए तांग बुलिन ने ईमानदारी से आभार व्यक्त किया। ये यात्रा वास्तव में उसके लिए बहुत अधिक रोमांचक नहीं रही, क्योंकि उसने अधिकांश समय साधना में ही बिताया था। फिर भी उसका दिल आनंद से भरा हुआ था। हेवन डो सिटी की इस यात्रा के दौरान उसने महान और पौराणिक तांग संप्रदाय के पूर्वजों की मूर्तियां देखीं और औपचारिक रूप से तांग संप्रदाय में शामिल हुआ। उसने तांग संप्रदाय की 2 विधियों का अभ्यास भी शुरू किया, मिस्टीरियस हेवन मेथड और पर्पल डेमन आइज। दोनों में ही वो अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर तक पहुंच चुका था और उन्हें लेकर उसकी बुनियादी समझ बन चुकी थी। उसने 1000 वर्षीय ड्रैगन स्केल फल प्राप्त किया, जो उसे आवश्यक 4 आत्मिक वस्तुओं में से एक था, और बाद में अपने स्पिरिट सोल को विकसित किया। इनमें से हर एक घटना उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि उसकी शक्ति कितनी बढ़ी है, लेकिन वो अपने पूरे अस्तित्व में आए बुनियादी बदलाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। मिस्टीरियस हेवन मेथड ने उसके शरीर पर स्पिरिट सोल के विकास से आए परिवर्तनों को समझने और स्थिर करने में उसकी मदद की। मेरे पास अब 1000 वर्षीय स्पिरिट सोल है। 1000 वर्षीय स्पिरिट सोल। शायद मैं अकादमी का इकलौता छात्र हूँ जिसकी पहली आत्मा रिंग 1000 वर्षीय स्तर की है।
इन घटनाओं ने उसकी नींव को मजबूत किया और एक सोल मास्टर के रूप में उसके भविष्य के विकास में मदद करेंगी। यद्यपि समय सीमा को लेकर कुछ समस्याएं थीं, विशेषतः दूसरी मुहर तोड़ने के जोखिम के संदर्भ में, लेकिन ये सब भविष्य की बातें थीं। फिलहाल उसका विकास काफ़ी अच्छा चल रहा था। मैंने तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाया है, जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो वो सिर्फ तुम खुद हो, वू झांगकोंग ने कहा। तांग वुलिन स्तब्ध रह गया। उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि उसके पिता ने भी उससे यही कहा था। इस दुनिया में जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो और विश्वास कर सकते हो, वो सिर्फ तुम खुद हो। ये शब्द उसके दिल में गहराई से खुदे हुए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वू झांगकोंग भी कुछ ऐसा ही कहेंगे। उसके हृदय में तड़प उमड़ आई। माँ, पिताजी, आप कहाँ हैं? नायर, तुम कहाँ चली गईं? आत्मा ट्रेन में बैठते ही तांग वुलिन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत ध्यान में बैठ गया। वो अपने स्पिरिट सोल के विकास को अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया। वो अच्छी तरह जानता था कि उसका मार्शल सोल और जन्मजात आत्मा शक्ति कितनी कमज़ोर है और उसकी साधना की गति शेशे और गु युए से कितनी पीछे है। आत्मा शक्ति हर सोल मास्टर की नींव होती है और जो कमी उसमें थी उसकी भरपाई वो केवल मेहनत से कर सकता था। उसका स्पिरिट सोल विकसित हो गया था और वो जल्द ही रैंक 20 का सोल ग्रैंड मास्टर बनने वाला था। तांग वुलिन आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अब उसे पूरा विश्वास था कि अगले 1-2 वर्षों में किस्मत पर निर्भर करते हुए वो उस स्तर तक पहुंच जाएगा। वो 12 वर्ष की उम्र तक सोल ग्रैंड मास्टर बन जाएगा। 12 वर्ष की उम्र में रैंक 20 पहुंचना तो प्रतिभा की परिभाषा थी। जब वे ईस्ट सी सिटी पहुंचे और गगनचुंबी इमारतों से भरा जाना पहचाना क्षितिज उसकी आंखों में उतरा, तो तांग वुलिन को इस शहर के लिए एक नई प्रशंसा महसूस हुई। हर शहर अलग होता है और उसका अपना एक अनोखा स्वभाव होता है। अफसोस है कि मुझे हेवन डो सिटी को ठीक से देखने का मौका नहीं मिला। भविष्य में मुझे पूरे महाद्वीप की यात्रा करनी है और सभी प्रसिद्ध स्थलों को देखना है। शायद मैं दूसरे महाद्वीपों की भी यात्रा करूं। पता नहीं बाकी 2 महाद्वीपों में कैसी कैसी दृश्यावलियां होंगी। स्कूल दोबारा शुरू होने में अभी 3 दिन बाकी है। इस खाली समय का उपयोग अपने लिए करो और थोड़ा आराम कर लो। ये शब्द कहते ही वू झांगकोंग वहां से जा चुके थे। तांग वुलिन तुरंत छात्रावास नहीं लौटा, बल्कि सीधे लोहार की कार्यशाला चला गया। एक पूरे महीने तक उसने हथौड़ा नहीं उठाया था और उसके कौशल में जंग लगने लगी थी। मैं पहले म्यू चेन से मिलने जाऊंगा और अभ्यास के लिए 2 काम ले लूंगा। मैं अभी भी शिक्षक वू का 10 लाख से ज्यादा सिक्कों का कर्जदार हूं। मुझे इसे जल्द से जल्द चुकाना है और बाकी 3 वस्तुओं के लिए भी पैसे कमाने हैं। 3 मिलियन बचाकर वो खुद को अमीर समझ रहा था, लेकिन 1000 वर्षीय ड्रैगन स्केल फल खरीदने के बाद उसे एहसास हुआ कि दूसरी मुहर तोड़ना कितना भयानक रूप से महंगा होगा। उसने तय कर लिया कि वो हर खाली पल पैसे कमाने में लगाएगा। अगर मैं अपनी फोर्जिंग में लगातार सुधार करता रहा तो क्या 4 रिंग्स होने पर मैं अपनी खुद की बैटल आर्मर बना सकूंगा? बैटल आर्मर के विचार ने ही उसके खून को उबाल दिया था। रास्ते में उसने वू झांगकोंग द्वारा दी गई बैटल आर्मर की व्याख्या को याद किया। अगर मेरे पास बैटल आर्मर होती तो वो 3 आंखों वाला डेमन एप मेरे सामने टिक नहीं पाता। शिक्षक वू सच में कमाल के हैं। तांग वुलिन ने वू झांगकोंग की 6 में से 5 आत्मा कौशल देखे थे। यद्यपि वो 10,000 वर्षीय आत्मा कौशल को ठीक से नहीं समझ पाया था, लेकिन उस एक वार की अपार शक्ति साफ दिखाई दे रही थी, जिसने 3 आंखों वाले डेमन एप को मार डाला। क्या मैं भविष्य में इतना शक्तिशाली बन पाऊंगा? अनजाने में ही तांग वुलिन में वू झांगकोंग को अपना लक्ष्य बना लिया। तांग वुलिन ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन पहुंचा और सीधे म्यू चेन को ढूंढने निकला। शिक्षक, मैं वापस आ गया हूं। अपने उत्साही शिष्य को देखकर म्यू चेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कैसे हो? छुट्टियां आरामदायक रहीं? वो तांग वुलिन के शिक्षकों में सबसे सहज स्वभाव के थे। जब तक वो पढ़ा नहीं रहे थे, उनका स्वभाव बेहद सौम्य था। पापा, आप उसके साथ बहुत नरमी करते हैं। आपने मुझे छुट्टियों में खेलने क्यों नहीं जाने दिया? आपने तो मुझसे रोज फोर्जिंग करवाई, एक जानी पहचानी आवाज ने शिकायत की। म्यू शी पाउट बनाते हुए कमरे में दाखिल हुई। म्यू चेन बोले, जब तुम्हारा फोर्जिंग स्तर तांग वुलिन जितना अच्छा हो जाएगा, तब तुम्हें भी छुट्टी मिल जाएगी। तांग वुलिन ने घूर कर देखा और पैर पटकते हुए बाहर चली गई। म्यू शी की शत्रुता से तांग वुलिन समझ नहीं पा रहा था कि कैसे निपटे। वो वास्तव में बहुत उत्श्रृंखल है। ये लड़की, म्यू चेन ने भौहें से कोढ़े। वो अपनी बेटी के प्रतिस्पर्धी स्वभाव को समझते थे, लेकिन उसे सुधारने के बारे में कभी नहीं सोचा। युवाओं के लिए ऐसा स्वभाव एक गुण ही होता है। प्रतिस्पर्धा उन्हें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। म्यू शी ने निश्चित रूप से तांग वुलिन को अपना लक्ष्य बना लिया था, वरना वो ऐसा व्यवहार नहीं करती। ये अच्छा है, लेकिन अफसोस कि उनका प्रतिद्वंद्वी तांग वुलिन जैसा छोटा राक्षस है। उसे पछाड़ना आसान नहीं होगा।
तुम अभी अभी लौटे हो, पहले आराम कर लो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे देता हूँ, आगे तुम्हारा प्रशिक्षण और भी कठोर होगा, इसलिए खुद को तैयार रखो। चूंकि स्कूल दोबारा शुरू होने में 3 दिन बाकी हैं, 1 दिन आराम करो और बाकी 2 दिन आकर सीखो। जी। डांट न मिलने से तांग वुलिन को राहत मिली, लेकिन फिर भी उसने मन ही मन संकल्प लिया, मैं शिक्षक को निराश नहीं करूंगा। म्यू चैन के ऑफिस से निकलने के बाद तांग वुलिन ने 2 रैंक 3 ब्लैकस्मिथ कार्य स्वीकार किए और कार्यशाला लौट आया। वो पूरी यात्रा में ध्यान करता रहा था, इसलिए बिल्कुल थका हुआ नहीं था। उसने तय किया कि म्यू चैन से सीखने जाने से पहले ये दोनों काम पूरे कर लेगा। ये उसके लिए वार्म अप होंगे और उसके हाथों को स्थिर रखेंगे। उसने फोर्जिंग टेबल को समायोजित किया, धातु रखी और हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया। समय के साथ वो 1000 रिफाइंड हैवी सिल्वर हैमर्स के साथ और सहज हो गया और उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि म्यू चैन की बात सच थी। उन्होंने उसे सिर्फ दिलासा देने के लिए ऐसा नहीं कहा था। 1 महीने तक फोर्जिंग से दूर रहने के बावजूद उसकी प्रक्रिया पहले से भी अधिक सहज हो गई थी। वो अब धातु और उसकी आत्मा में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को आसानी से महसूस कर सकता था। तांग वुलिन को लगा था कि वो पहली बार में असफल उत्पाद बनाएगा, लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत पूरी प्रक्रिया बेहद सहज रही। हर मेटल को उसने सफलतापूर्वक 1000 रिफाइन किया और गुणवत्ता पहले से भी बेहतर थी। पर्पल डेमन आइज की मदद से उसकी दक्षता 50% तक बढ़ गई थी। उसकी आत्मा शक्ति भी बढ़ गई थी और मिस्टीरियस हेवन मेथड के संपीड़न के बदौलत उसके पास अब लंबे समय तक फोर्जिंग करने की सहन शक्ति थी। ये उसके लिए बेहद सुखद आश्चर्य था। पहले वो लगातार केवल 2 मेटल टुकड़ों को ही 1000 रिफाइन कर पाता था, लेकिन अब वो 4 पर काम कर सकता था और परिणाम पहले से भी बेहतर थे। चाहे 100 रिफाइंड हो या 1000 रिफाइंड, उनकी गुणवत्ता के कई स्तर होते हैं। 100 रिफाइंड के 3 स्तर, निम्न, मध्यम और उच्च। 1000 रिफाइंड के कुल 5 स्तर होते हैं, जिनमें पहला स्तर सर्वोच्च और 5वां स्तर सबसे निम्न माना जाता है। तांग वुलिन आमतौर पर चौथी श्रेणी की 1000 रिफाइंड वस्तुएं बनाता था। जब कभी किस्मत साथ देती तो वो तीसरी श्रेणी की धातु तैयार कर लेता और जब किस्मत उसके खिलाफ होती तो 5वीं श्रेणी की वस्तुएं बनती। हालांकि 5वीं श्रेणी के उत्पाद बनाना कार्य पूरा करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन तीसरी श्रेणी या उससे ऊंची वस्तुओं पर अतिरिक्त भुगतान मिलता था। तांग वुलिन को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि शुरुआत में एक तीसरी और एक चौथी श्रेणी की धातु बनाने के बाद बाकी सभी दूसरी श्रेणी की निकली। इसका मतलब था काफ़ी अतिरिक्त पैसा। उसके उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार इस बात का संकेत था कि धातुओं के प्रति उसकी समझ और गहरी हो गई थी। शिक्षक मू ने पहले कहा था कि जब मैं 30% सफलता दर के साथ पहली श्रेणी की धातुएं गढ़ने लगूंगा, तब मैं स्पिरिट रिफाइनिंग आजमाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। उसे पहले लगा था कि इसमें 3 साल लगेंगे, लेकिन अब लग रहा था कि वो उम्मीद से कहीं पहले इसे आजमा सकेगा। अगर वो बिना पूरी ताकत लगाए आसानी से दूसरी श्रेणी की धातुएं बना सकता है, तो पहली श्रेणी कितनी दूर होगी? जिस बात से तांग वुलिन अनजान था वो ये थी कि हेवेनडू सिटी की यात्रा से उसे वास्तव में अद्भुत लाभ मिला था। ड्रैगन स्केल फ्रूट के अलावा इंटरमीडिएट स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में उसके अनुभवों और उपलब्धियों ने आत्मा पशुओं और आत्मा कौशलों के प्रति उसकी दृष्टि को व्यापक बना दिया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि 3 आइड डेमोनेप की स्पिरिट ऊर्जा को आत्मसात करने से उसे जो पूर्ण उन्नयन मिला था वही सबसे बड़ा लाभ था। एक आध्यात्मिक गुण वाले आत्मा पशु होने के कारण 3 आइड डेमोनेप की स्पिरिट ऊर्जा सामान्य पशुओं की तुलना में कहीं अधिक अस्थिर थी, और जब ये उसके शरीर की सीमाओं से अधिक स्पिरिट ऊर्जा के साथ मिल गई तो तांग वुलिन को अत्यंत गंभीर खतरे का सामना करना पड़ा। अगर ओल्ड तांग ने समय पर उसकी मदद न की होती तो उसकी साधना भटक जाती, सबसे अच्छे हाल में स्थायी चोटें होती और सबसे बुरे हाल में दर्दनाक मृत्यु। वू झांगकोंग का अपराध बोध इसी भयानक संभावना से उपजा था, लेकिन तांग वुलिन बच गया और उसने एक असाधारण ब्रेक थ्रू हासिल किया। भले ही उसे गोल्डन ड्रैगन किंग की मोहर तोड़ने जितना लाभ ना मिला हो, फिर भी उसकी प्रगति स्पष्ट थी। उसकी आत्मिक चेतना उन ऊंचाइयों तक पहुंच गई थी जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और मिस्टीरियस हेवन मेथड ने उसकी आध्यात्मिक शक्ति और आत्मा शक्ति दोनों को बढ़ा दिया था। इन दोनों ऊर्जाओं को परिष्कृत करने के बाद उसकी बुनियादी ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कोई भी सोल मास्टर किसी भी पेशे में हो, ये दोनों ऊर्जाएं उसकी नींव का अहम हिस्सा होती हैं। यही कारण था कि इस सुधार ने तांग वुलिन की फोर्जिंग में भी मदद की। अपेक्षा से पहले काम पूरा हो जाने के बाद तांग वुलिन ने तुरंत कार्य जमा नहीं किया, बल्कि इसके बजाय उसने मिस्टीरियस हेवन मेथड का अभ्यास करने का निर्णय लिया। अगले 3 दिनों की साधना में धातुओं के प्रति उसकी समझ और भी गहरी हो गई और उसे कई नई अंतर्दृष्टियां मिली। ईस्ट सी सिटी की 1 महीने की शांति नए शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही समाप्त हो गई और शहर फिर से शोर और उत्साह से भर गया।
छात्र अकादमी में उमड़ पड़े, सभी ऊर्जा और सकारात्मकता से भरे हुए थे। ये उनका दूसरा सेमेस्टर था। इसे पूरा करने के बाद वो अगली कक्षा में प्रवेश करेंगे। भले ही वो कक्षा में आगे बढ़ने को लेकर उत्साहित थे, लेकिन कक्षा उन्नति परीक्षाओं का डर उनके सर पर मंडरा रहा था। इंटरमीडिएट सोल मास्टर अकादमी में पढ़ने वाले छात्रों के लिए प्राथमिक विभाग के 6 वर्षों के भीतर 2 रिंग्स तक पहुंचना अनिवार्य था, वरना उन्हें स्नातक प्रमाण पत्र नहीं मिलता। वहीं एडवांस्ड विभाग के छात्रों को सही तरह से स्नातक होने के लिए 3 रिंग्स चाहिए थी। किसी भी अकादमी में हर छात्र इस मानक को पूरा नहीं कर पाता। ऊंची कक्षाओं के छात्रों पर समय का भारी दबाव था। हालांकि पहली 2 कक्षाओं के छात्र अभी भी कुछ हद तक आराम कर सकते थे। साधना में प्रगति की तात्कालिकता अभी उनके मन के पीछे थी। युन शाओ और झो झांगशी अकादमी में घूमते हुए विभिन्न बातों पर चर्चा कर रहे थे। एक सेमेस्टर साथ रहने के बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। क्या तुमने वुलिन या क्लास 0 के किसी और को देखा? झो झांगशी ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे एक अजीब बात है, मैंने सुना है कि वांग जिनशी और जांग यांगजी ने दूसरी अकादमी में स्थानांतरण ले लिया है। युन शाओ ने आंखें घुमाई। तुम्हें लगता है कि पहली कक्षा में ही 2 रिंग्स वाला जीनियस शर्मिंदा होगा? जरूर कोई और वजह होगी। मुझे लगता है अब वुलिन दबाव महसूस कर रहा होगा। मैंने सुना है कि गुयुए अब सोल ग्रैंड मास्टर बन गई है और उसकी कक्षा में वो अकेली है जिसके पास अभी भी सिर्फ 1 रिंग है। पता नहीं क्लास 0 और कितने समय तक टिकेगी। झो झांगशी की आंखें चमक उठी। अगर क्लास बंद हो जाए तो अच्छा होगा, तब उन्हें वापस आना पड़ेगा। हम अभी क्लास 1 में हैं, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि हमारी कक्षा वास्तव में कितनी मजबूत है। इस सेमेस्टर के क्लास प्रमोशन टूर्नामेंट में हम क्या करेंगे? इस रफ्तार से तो हमारा डिमोशन तय है। युन शाओ ने कंधे उचकाए। तो हम क्लास 2 में चले जाएंगे। झो झांगशी का चेहरा बिगड़ गया। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी टीम ऑनर नहीं है? युन शाओ बोला। सम्मान जीतने के लिए ताकत चाहिए। बेकार की बातों के बजाय साधना पर ध्यान क्यों नहीं देते? दोनों बातें करते हुए डॉर्मिटरी की ओर बढ़ते रहे। अचानक किसी चीज ने युन शाओ का ध्यान खींचा। उसने अपने दोस्त को कोहनी मारी और फुसफुसाया, देखो गुयुए है। झो झांगशी ने उसकी नजर का पीछा किया और अकादमी की वर्दी पहने भावहीन गुयुए को देखा। उसकी सूरत नाजुक थी, लेकिन विशेष रूप से सुंदर नहीं थी। कम से कम वो ओयांग जी शिन के स्तर से बहुत दूर थी, लेकिन उसका अनोखा स्वभाव दूसरों पर हावी हो जाता था। यहाँ तक कि शिए शिए भी उससे प्रभावित हो जाता था। केवल तांग वुलिन ही उसके आकर्षण से अप्रभावित लगता था। युन शाओ और झो झांगशी भी अपवाद नहीं थे। उसे देखते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई निम्न स्तरीय आत्मा पशु किसी महान आत्मा पशु को देख रहा हो। दबाव साफ महसूस होता था। पिछले सेमेस्टर में गुयुए और लंबी और सुंदर हो गई थी और इससे उसकी दबदबे वाली आभा और सघन हो गई थी। गुयुए ने इस जोड़ी को नहीं देखा और अकादमी के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ती रही। उसके जाने के बाद झो झांगशी ने फुसफुसाया, वो सच में किसी की परवाह नहीं करती। युन शाओ हंसा। तुम क्या जानते हो, मुझे बहुत पहले पता चल गया था कि क्लास 0 में सबसे मजबूत असल में गुयुए ही है। मुझे नहीं लगता कि 5वीं कक्षा से नीचे कोई भी उसका मुकाबला कर सकता है। अगर क्लास 0 क्लास प्रमोशन टूर्नामेंट में हिस्सा ले, हैं मैं सोच भी नहीं सकता कि वो कितना चमकेगी। इतनी मजबूत, शिए शिए से भी। युन शाओ मुस्कुराया। शायद। शिक्षकों की इमारत के बाहर। शिक्षक वू, कृपया इस छात्रा की देखभाल करें। हमने जांच कर ली है और वो निश्चित रूप से क्लास 0 में प्रवेश के योग्य है। लॉन्ग हेंगशू ने गंभीरता से वू झांगकोंग से कहा। वू झांगकोंग ने उसे ठंडी नजर से देखा, फिर अपने सामने खड़ी सहमी हुई लड़की की ओर देखा। उसने सख्ती से कहा, मेरी कक्षा केवल राक्षसों को स्वीकार करती है, सामान्य लोगों को नहीं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो योग्य है? उसके पास तो सिर्फ 1 रिंग है। लॉन्ग हेंगशू ने भौएं चढ़ाई। वैसे शिक्षक वू, मुझे लगता है आपकी क्लास 0 में कुछ बदलाव की जरूरत है। गुयुए और शिए शिए में तो कोई समस्या नहीं, लेकिन जांग यांगजी और वांग जिनशी क्यों चले गए? प्रिंसिपल ने मुझे वजह बताई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1 रिंग वाले तांग वुलिन के लिए 2 सोल ग्रैंड मास्टर्स को जाने पर मजबूर करना सही है। और वैसे भी क्लास 0 को अब मौजूद रहने की क्या जरूरत है? मैंने आपके लिए एक प्रतिभाशाली छात्रा ढूंढी है, फिर भी आप बहाने बना रहे हैं। मैं अकादमी से क्लास 0 बंद करने की मांग करूंगा, क्योंकि तब आपके पास सिर्फ 3 छात्र रह जाएंगे। वू झांगकोंग ने बर्फीली नजरों से उसकी ओर देखा। ये बात मुझसे नहीं, प्रिंसिपल से कहो। छात्रों की अपनी पसंद होती है और मेरी अपनी। तुम शी श्याओयान हो, सही? मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। तुम्हारे पास 1 महीना है मेरा और मेरे छात्रों का अनुमोदन पाने के लिए। अगर तुम असफल रही तो तुम्हारी पृष्ठभूमि भले ही जो हो, मैं तुम्हें अपना छात्र स्वीकार नहीं करूंगा, समझी? शी श्याओयान ने सिर झुकाए हुए सहमी हुई आवाज में हामी भरी। वो इस समय अपना छोटा सा सिर छाती में छुपा लेना चाहती थी। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी डॉम की व्यवस्था कर दूंगा। वू झांगकोंग ने लॉन्ग हेंगशू से विदा लिए बिना ही मुड़कर तेजी से चल दिया।